Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, वर्धा. So, हमने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द इवोल्यूशन. तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में देखा कि इवोल्यूशन क्या होता है और उसके हमने एविडेंसेस पढ़े थे. नाउ आपका जो 10th का सिलेबस है उसके हिसाब से मेरे पास में ये स्क्रीनशॉट है ऑफ द साइंस 2 बुक. तो अब यहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड जो लाइन है उसे स्टडी करेंगे कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने तो वो चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अभी आपके बुक में क्या लिखा है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन जैसे हमने देखा था, इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. तो यही डेफिनेशन हमने स्लाइड्स में पढ़ी थी. व्हाट इज इवोल्यूशन? द ग्रेजुअल चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड अ इवोल्यूशन. और ये कैसी प्रोसेस है? इट इज़ वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव. All the stages in the changes occur in various components ranging from stars and planet in the space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि इवोल्यूशन स्टडी में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कंसिडर नहीं करना है. इवोल्यूशन स्टडी कैन बी डन ऑन जो स्टार में यानी हर चीज़ जो अवेलेबल है उसमें इवोल्यूशन चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे कोई प्लैनेट हो, चाहे कोई एस्टेरॉइड्स हो, चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एनवायरनमेंट हो, बायोस्फीयर हो. ओके, तो किसी भी चीज़ में अगर चेंजेस आ रहे हैं देन दैट इज़ कंसिडर एज अ इवोल्यूशन. Then formation of new species due to the change in the specific character of several generation in living organism as a response to natural selection is called a evolution. तो यहाँ पे evolution की definition में एक और point ऐड किया गया है, that is formation of new species. Now how this formation of new species occur? तो यहाँ पे एक छोटी सी बात हम समझेंगे कि नया स्पीसीज़ कैसे बना. ओके, तो अब नया स्पीसीज़ बनने के लिए क्या होता है, एक स्पीसीज़ है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा यानी जब भी न्यू जनरेशन आएगा तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आर फ्रॉम मैटरनल साइड, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज़ फ्रॉम पैटर्नल साइड. ओके, तो जब हाफ क्रोमोसोम मैटरनल से हाफ क्रोमोसोम पैटर्नल से आते हैं तो जब नया ऑस्प्रिंग बनता है तो उस समय वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसा नहीं होता है, कुछ चेंजेस आते हैं. अब ये चेंजेस जो इसमें आए वो आगे के जनरेशन में गए, आगे के जनरेशन में गए. ऐसा होते होते मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो चेंजेस आए उसने उस ऑर्गेनिज्म को अपने ओरिजिनल स्पीसीज से थोड़ा अलग कर दिया. अब अलग होने के बाद में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अब उस स्पीसीज़ के साथ में नहीं रह पाता है, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो अपना एक अलग स्पीसीज़ बना लेता है, अपनी अलग कॉलोनी बना लेता है. तो इस तरीके से एक न्यू स्पीसीज़ का डेवलपमेंट होता है. तो ये जो हो रहा है वो एक दिन में नहीं हो रहा है. ये जो चीज़ें हो रही है दे आर डन इन दे आर हैपन इन द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. तो इसे भी क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे. और ये इवोल्यूशन को हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन इसलिए कहा क्योंकि नेचर के चेंजेस के वजह से उसमें ये चेंजेस आए और उसने अपना एक नया स्पीसीज डेवलप किया. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इवोल्यूशन. नेक्स्ट इज 3.5 billion year ago life had been non-existence on the life. यानी ये सेंटेंस कहता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, कई अरब 3.5 अरब साल पहले
अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था। हम भी ये जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन का एक टुकड़ा है। उस समय वो बहुत गर्म थी, उसके बाद में धीरे धीरे वो ठंडी हुई और कहीं जाके जब उस पर पानी आया, पानी आने यानी वाटर का एग्जिस्टेंस हुआ एंड देन लाइफ अकर. So it is a time period of 3.5 billion years. At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compound may have been formed from those. Complex compound like protein and nucleic acid may have formed over the long period from this simple compound. First primitive type of cell may have been formed from the mixture of these different organic and inorganic compound. अब इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ, हाउ द अर्थ गेट इवॉल्व. अब सबसे पहले क्या हुआ कि इसके लिए आप यहाँ पे दिखाया गया है एक आपको दिखाया गया है कि आप कैसे ऑनलाइन स्टडी का एक हेल्प ले सकते हो. तो इंटरनेट पे आप एक सर्च करिए, दैट इज़ अ बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में आपको स्टार प्लैनेट कैसे बने ये दिखाई देगा और उसका एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको बताती हूँ. सी हियर व्हाट हैपन. तो क्या हो गया कि एक बार सन के अंदर में एक न्यूक्लियर विस्फोट हुआ. ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ. बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन कुछ जो पोर्शंस थे सन के, वो सन के ग्रेविटेशन से बाहर आ गए. सो दिस फायर बॉल्स कम्स आउट ऑफ द सन एंड दे स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन और सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. फिर उस ऑर्बिट में, सन के ऑर्बिट में ये रोटेट होने लगे और यही वो प्लैनेट्स थे. अब अर्थ की बात करें तो अर्थ अपने थर्ड पोजीशन पे रोटेट होने लगी और धीरे धीरे कूल होने लगी क्योंकि अब वो सन से दूर चली गई थी. लेकिन उसका एटमॉस्फेयर इतना ठंडा नहीं था, तो उसे कई मिलियंस ईयर लगे टू गेट कूल डाउन. तो उस समय जो भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, ठीक है, हेलियम था. तो ये जो भी एलिमेंट्स थे, कार्बन, आयन, जो भी एलिमेंट्स थे, एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स एटॉमिक फॉर्म यानी एलिमेंटल फॉर्म. फिर कई मिलियन ईयर के बाद में जब अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा कूल हुआ, जो कि पहले से थोड़ा कम था, अभी से तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन पहले से जब थोड़ा कम था, तो उस समय ऐसा हुआ कि ये एलिमेंट्स आपस में स्ट्राइक होते गए एंड स्ट्राइक होने के बाद में ये एलिमेंट्स ने कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए. तो ऐसा माना जाता है कि पहले जो कंपाउंड अवेलेबल थे तो उसमें मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये डायटोमिक हाइड्रोजन बनते गए. ठीक है, इसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके से हेटेरो एटम के कंपाउंड बनते गए. जब वाटर बना, वाटर डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बीइंग अ लाइट इन वेट ऊपर उठा और जितना दूर गया उसके बाद में वो कंडेंस हुआ और फिर अर्थ के ऊपर में वापस आया. तो कई मिलियन ईयर्स तक वो वाटर जो था वो अर्थ को टच भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में आता वो इतना हॉट रहता कि फिर से वेपराइज हो जाता. बट ऐसा करते करते एक स्टेज आया जहाँ पे वो वाटर जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर में गिरने लगा. जब गिरने लगा तो जहाँ पे गिरा वहाँ पे उसने अर्थ को कूल डाउन करना चालू किया. तो अब यहाँ पे अर्थ के कूलिंग की फेस बढ़ गई. फिर अर्थ कूल होने लगी, अर्थ के ऊपर में अप्स एंड डाउन्स डेवलप होने लगे. जो डाउन्स थे, जहाँ पे शैलोनेस था, वहाँ पे पानी भरते गया और इस हिसाब से सी, देन लेक्स और ये बनते गए. ओके, तो इस तरीके से अब वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद में अर्थ सरफेस पे आते गए. नाउ व्हाट हैपन, इस कूलिंग की वजह से क्या हो गया कि जो हैवी मेटल्स थे वो अर्थ के
डीपर एरिया में चले गए और जो लाइट थे वो अर्थ सरफेस के ऊपर रह गए। तो आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये अर्थ क्रस्ट के अंदर में चले गए। कोर मतलब जो जितना हेवी रहेगा उतना वो मेंटल और कोर तक पहुंचा। और जो लाइट वेटेड थे वो उन्होंने अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया। ठीक है, तो आज जिसको हम एयर कहते हैं वो गैसेस बीइंग अ लाइट इन वेट इन्होंने अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया। अब ये तो हो गई अर्थ के बनने की स्टोरी। लाइफ कैसे डेवलप हुई, तो ऐसा हो गया कि उस समय अर्थ के ऊपर में लाइटनिंग बहुत होता था और इस लाइटनिंग की वजह से हॉट टेम्परेचर और वाटर, इसके वजह से वहाँ पे ऐसा हुआ कि कार्बन के कंपाउंड्स बनते गए। कार्बन के कंपाउंड्स बने, फिर उस कार्बन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अटैचमेंट हुआ तो प्रोटीन बना। प्रोटीन के बाद में उस प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हुआ तो न्यूक्लिक एसिड बना। आप देख लीजिए इन सभी का स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, और अगर प्रोटीन में हम देखें तो कहीं सल्फर मिलेगा। तो यही सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये कंपाउंड बनते गए। इसके बाद में जब न्यूक्लिक एसिड बना, इसने ऐसा प्रोटीन बनाया जिसने उसको राउंड अप किया और उसमें से पहला सेल बना। बाद में उसमें डिविडेशन कैपेसिटी डेवलप हुई और लाइटनिंग, टेम्परेचर की वजह से और वाटर की वजह से और ऐसे न्यूट्रिएंट बनने की वजह से ये हुआ कि ये कंपाउंड यूज़ होते गए। जैसे आज एक सूप का सूप होता है, उसी तरीके से वो सूपी कंसिस्टेंसी से जो वाटर था वो था। और वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के ऊपर में एक लेयर था जिसे आज हम प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, उस तरीके से प्रिमिटिव सेल डेवलप हुआ, विच इज़ जस्ट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो इस तरीके से अर्थ पे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। देन नंबर ऑफ दो सेल में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल। तो जैसे ही उसमें डिविडेशन प्रॉपर्टी आते गई, क्योंकि उसे फूड मटेरियल चाहिए नहीं था, क्योंकि आसपास जो वाटर था उसी में अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल अवेलेबल था। तो इस तरीके से सराउंडिंग केमिकल्स की वजह से उसका नंबर इंक्रीज होते गए। दे मे हैव बीन some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, which could not adjust with the surrounding. तो फिर ऐसा माना जाता है कि जो सेल उस समय डेवलप हुए नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से, जो उस एटमॉस्फेयर में रह पाए वो डेवलप हो गए, जो नहीं रह पाए वो वहीं पे मर गए। ओके, जैसे जैसे ये जो स्लरी था जिसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल था, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट लेते गया वो हेटेरोट्रॉपिक बन गया। कुछ न्यूट्रिएंट नहीं ले पाए तो उन्होंने अपने डीएनए में चेंज करके खुद ही कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे स्पीसीज़ जो है वो फोटोसिंथेसिस हो गए और उनसे पहले प्लांट्स डेवलप हुए। हेटेरोट्रॉपिक से पहले एनिमल्स डेवलप हुए और ऑटोट्रॉपिक से पहले प्लांट्स डेवलप हुए। सो एट प्रेजेंट इस वजह से करोर्स ऑफ द स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज़ हैविंग अ ह्यूज डाइवर्सिटी, ओके, रिगार्डिंग देयर शेप, कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, तो इस तरीके से अर्थ का डेवलपमेंट हुआ और उसके ऊपर में ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट, द एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर, अमीबा, पैरामीशियम। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुए वो थे प्रोकैरियोटिक। वो कौन से थे? प्रोकैरियोटिक, दैट इज़ अ बैक्टीरिया। ओके, और ये बैक्टीरिया में फिर चेंजेस आए। तो अब हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया का नेचर फंगस जैसा है, कुछ बैक्टीरिया का नेचर जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग इसमें डेवलप हुए। जैसे जो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉपिक है वही आगे चल के कहीं ना कहीं अमीबा और पैरामीशियम में डेवलप हो गए।
जो क्लोरेला जैसा स्ट्रक्चर है वही आगे चल के कोई एल्गी में कन्वर्ट हुआ होगा, और ऐसा इवोल्यूशन होते होते आज अमीबा से लेके तो व्हेल तक और क्लोरेला से लेके तो बनियन ट्री तक ऐसे ह्यूज डाइवर्सिटी हमें हमारे इकोसिस्टम में मिलती है। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। हमें लाइफ इक्वेटर पे भी मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और पोल्स में भी मिलेगा जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि इक्वेटर वाला ऑर्गेनिज्म पोल्स पे नहीं रह सकता, पोल्स वाला ऑर्गेनिज्म इक्वेटर पे नहीं रह सकता, बट लाइफ हमें हर जगह मिलेगा क्योंकि उस स्पीसीज ने पर्टिकुलरली उस एटमॉस्फियर को एडप्ट किया। देन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एक्सेट्रा। ऑर्गेनिज्म हमें एयर में भी मिलेंगे, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, वाटर में भी मिलेंगे, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लैंड पे भी मिलेंगे और रॉक्स पे भी मिलेंगे, ह्यूमन इवन आइस पे भी मिलेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन होनी चाहिए, दैट इज़ ऑन द ग्लेशियर। Humans have shown curiosity about the origin of life and reason for such a great diversity in life present on the earth since a ancient period of time। तो एंशियंट पीरियड से ही कैसे अर्थ इवॉल्व हुई या कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ उसके ऊपर में काफ़ी रिसर्च हो रहा है, और काफ़ी साइंटिस्ट ने कई थेरीज बनाई जिससे ये कोरिलेट किया जाए तो कैसे इवोल्यूशन हुआ। Then different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which the theory of gradual development of living organism is accepted। Now next is theory of evolution। ऐसे तो कई theory of evolution आई, कई साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया, लेकिन जिन इवोल्यूशन थ्योरी का कोई जस्टिफिकेशन है, प्रूफ है, एविडेंसेस है, उसी इवोल्यूशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया, जिसमें से एक थ्योरी है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विच इज़ अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये थ्योरी दी थी। तो ऐसी कुछ थ्योरी है जो अभी हम पढ़ेंगे जो एक्सेप्ट हुई है फॉर द इवोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल, जिसको क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म, ये कहाँ पे मिला, ओशन में, क्योंकि आज ओशन आज भी खा रहा है बिकॉज इट इज़ लाइक अ हॉट सूप प्रीवियसली। ओके, सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म। ग्रेजुअली चेंजेस अकर इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर and more complex organism were formed। all those changes were slow and gradual। definitely ये एक दिन में नहीं हुई है, इसे कई बिलियन ईयर्स, ओके, कई क्रोर्स ईयर लगे तब कहीं जाके ये चीज़ें हुई है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मस्ट 300 crores ईयर। changes and development in the living organism had been all around and multi-dimensional। and this leads to the evolution of different types of organism। hence this overall process is called a evolution, which is organizational। progressive development of plant and animals from the ancestor having different structural and further or structural and functional organization is called a evolution। तो आपको ये एक डेफिनेशन और याद रखनी होगी कि इवोल्यूशन, तो पहले हमने देखा कि ग्रेजुअल चेंजेस विच इज़ अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इवोल्यूशन। यहाँ पे एक और है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, यानी इवोल्यूशन में ये तो आ गया कि प्लांट एनिमल बन गए, लेकिन इसके बाद में भी आज भी जो इवोल्यूशन चालू है तो उसे कहेंगे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। यानी प्लांट और एनिमल का डेवलप होना उनके एंसेस्टर यानी पूर्वज से, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग था और फंक्शन भी अलग था, दैट इज़ कॉल्ड अ इवोल्यूशन। जैसे बनियन ट्री, अगर हम पूरा लिंक देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ क्लोरेला, ठीक है, उससे सिमिलैरिटीज़ मिलेगी, तो वो हो गया उसका एंसेस्टर। तो
तो डेफिनेटली एंसेस्टर जो है वो उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंट रहेगा। तो ये जो लिंक है इसे हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का एविडेंसेस हमने कल ही कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। सो व्हाट आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस? जैसे हमें वेरियस सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती है ऑर्गेनिज्म के माउथ, पोजीशन ऑफ आइज, नॉस्ट्रिल, ईयर पिन्ना, देन थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स, ठीक है। जैसे लीफ में हमें लीफ शेप, लीफ वेनेशन, पिटियोल, तो इस तरीके से जो हमें सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती है, ओके। तो ये सिमिलैरिटीज़ भी हमें ये पॉइंट आउट करती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है। और कल इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने जब सेल पढ़े तो हमने तीन ही टाइप के सेल पढ़े। एक पढ़ा हमने प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा पढ़ा हमने एनिमल सेल, और तीसरा पढ़ा हमने प्लांट सेल। हमने हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग सेल नहीं पढ़ा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हमें एनिमल के स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन पैटर्न कहीं ना कहीं हमें सिमिलर मिलता है। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप एंड हेंस इट इज़ प्रूव दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये पहला एविडेंस हो गया विच इज़ कॉल्ड अ मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस जो हमने कल डिटेल में देखा था दैट इज़ अ एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें हमने दो देखे थे, होमोलॉजिकल उसमें हमने दो देखे थे दैट इज़ होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें होमोलॉगस ऑर्गन। हमने होमोलॉगस ऑर्गन देखा था विच इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, दे आर कॉल्ड अ होमोलॉगस ऑर्गन। जैसे हमने देखा था ह्यूमन हैंड, देन डॉग फोर लिम, देन वेल फिन एंड बैट विंग्स। तो इसमें हमने देखा था कि बोन्स सभी में सिमिलर है, जैसे ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, देन कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस। ये पोर्शन हमें सभी में दिखाई दे रहा है, बट सभी में फंक्शन कैसा है, डिफरेंट। ह्यूमन हैंड इज़ यूज टू डू द वर्क, डॉग फोरलिम और कैट फोरलिम इज़ यूज फॉर वॉकिंग, whale fin is used for swimming and bat wings is used for the flying, ओके। फिर हमने देखा था एनालॉगस। एनालॉगस में हमने देखा था कि इनका स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, सेम। जैसे बैट के विंग्स स्किन से बने हुए, देन जो इंसेक्ट्स है उनके विंग्स स्केलेटन से बने हुए हैं, डेट इज़ काइटिनस। और जो बर्ड्स है उनके विंग्स फेदर से बने हुए, ओके। सो सच आर कॉल्ड एनाटॉमिकल एनालॉगस ऑर्गन्स। नाउ नेक्स्ट एविडेंस की बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ वेस्टिजिनियल ऑर्गन। व्हाट इज़ वेस्टिजिनियल ऑर्गन? ऐसे ऑर्गन जो ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ डेवलपमेंट अपने फंक्शन को लॉस कर चुके हैं, ठीक है, या तो डेवलप नहीं हो पाए, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे वेस्टिजिनल ऑर्गन। सो दीज आर डीजेनरेटेड, अंडर डेवलप और यूजलेस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजिनियल ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें कुछ टिश्यूज़ आएंगे, कुछ ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ऐसे कुछ ऑर्गन्स का फंक्शन लॉस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो यूज़ में नहीं आए। सो कौन से है ऐसे? फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिस इज़ अ अपेंडिक्स। अभी हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अपेंडिक्स दिखाई देगा, ठीक है, रहेगा, बट इट इज़ फंक्शनलेस। जबकि एनिमल्स बॉडी में ये फंक्शन है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो पकाया हुआ खाना खाता है। इसके लिए जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो बनाता है ये अपेंडिक्स। तो एज वी आर ईटिंग कुक फूड, इस वजह से क्या हो रहा है कि जो सेलुलोज है वो वहीं पे डाइजेस्ट हो चुका है।
सो देर इज़ नो रोल ऑफ अपेंडिक्स नाउ, तो इसलिए अपेंडिक्स ने अपना फंक्शन लॉस कर दिया. ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अ कॉकिक्स विच इज़ कॉल्ड अ टेल बोन. टेल बोन जो था पहले उसमें मूवमेंट था एंड यहाँ से ही टेल डेवलप हो रही थी. ओके, सो ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे टेल का वर्किंग लॉस्ट होते गया, ठीक है, टेल बोन रह गया और टेल निकल गए. नेक्स्ट इज विजडम टीथ. जब हम रॉ फूड मटेरियल खाते थे उस समय हमें जो रॉ फूड मटेरियल है उसे चबाने के लिए विजडम टीथ की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी नहीं है, तो वो हमारा फंक्शन लॉस्ट हो चुका है. नेक्स्ट इज ईयर पिन्ना. ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ डेवलपमेंट वी ऑल्सो हैव अ एबिलिटी टू मूव अवर ईयर पिन्ना, लेकिन आज हम हमारा ईयर पिन्ना मूव नहीं कर पाते. ओके, सो दिस आर सर्टन एविडेंस जो वेस्टिजिनल ऑर्गन के बारे में बताते हैं. अब वेस्टिजिनल ऑर्गन हमें क्या बताएंगा, हमें ये बताएंगा कि ये चीज़ें हमारे इसमें थी, लेकिन इवोल्यूशन के इसमें ये लॉस्ट हो चुकी है. सो डीजनरेटेड और अंडरडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ organisms are called vestigial organ. In living organisms, sudden development of new tissue or organ for living in changing environment is not possible. Instead, existing organ undergo gradual changes and mostly a specific structure in the body is useful under certain situation. However, same structure under different situation may become useless or even harmful. Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. It takes thousands of years for the structure to disappear. तो ऐसे स्ट्रक्चर डीजनरेट होना स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन इसे डीजनरेट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं. ओके, सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपीयरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स. Such organ, though non-functional in certain organism, it may be functional in other. जैसे हमारे बॉडी में अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल है, लेकिन कैटल्स के बॉडी में ये फंक्शनल है. ओके, अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज़ यूजफुल टू द फंक्शनल ऑर्गन इन द रूमिनेंट. जैसे कि कैटल्स है ना, काऊ, बफेलो, गोट, इनमें अपेंडिक्स जो है वो यूज़फुल है क्योंकि ये डायरेक्ट रॉ फूड खाते हैं, सेल्यूलोज को पचाते हैं. सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, हम मैक्सिमम काम हमारा हाथों से करते हैं, इसलिए ईयर पिन्ना ने हमारा जो रोल था वो लॉस कर दिया. विच आर यूजलेस टू ह्यूमन बट आर यूजफुल इन मंकी टू फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना. वेरियस वेस्टिजिनल ऑर्गन लाइक टेल बोन, कॉकिक्स, ठीक है, विजडम टीथ, अक्कलदांत एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग, जिसका फंक्शन नहीं है बट फिर भी प्रेजेंट है बिकॉज दे आर डीजनरेटिंग नाउ. नाउ नेक्स्ट एविडेंस इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. आप ये फॉसिल्स देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, फॉसिल्स. Paleontological evidence. A question may arise in your mind that which organism existed millions of years ago. How can we tell this? कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब डेवलप हुआ. Now we know about the dinosaur, लेकिन किसी ने डायनासोर को देखा नहीं है, तो कैसे पता चला कि डायनासोर थे. ओके, तो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द सर्टन डिज़ास्टर, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो. एक तो हमारे सामने आया, दैट इज़ जो केदारनाथ था, वहाँ पे जो फ्लड आया था, ठीक है. तो ऐसे जब नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं तो उस समय क्या होता है कि उस एरिया में अवेलेबल जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर में चले जाते हैं और वो वहीं पे रह जाते हैं और उनके इम्प्रेशन जो है वो रॉक्स या सॉइल पे डेवलप हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स. So study of fossil is an important aspect of the evolution.
ओके स्टूडेंट, सो इवोल्यूशन में हमने मेनली आज समझ लीजिए कि तीन मेन पढ़ा, तीन इवोल्यूशन एविडेंसेस पढ़े. फर्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजिकल, नेक्स्ट इज़ एनाटॉमिकल एंड थर्ड वन इज़ वेस्टिजिनियल. तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे, बिकॉज योर लेक्चर टाइमिंग इज़ इंक्रीजिंग एंड दिस टेक टाइम इन अपलोडिंग द वीडियो. ठीक है, तो बाकी एविडेंसेस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो टिल देन बी रिमेन सेफ एट द होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड.